हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। तो बच्चों आज हम अपनी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 3 भागों में इसे हम पढ़ेंगे। पहला हुआ प्राचीन भारत, ठीक है, पहला हुआ प्राचीन भारत, दूसरा हुआ मध्यकालीन मध्यकालीन भारत, ठीक है, और तीसरा होगा आधुनिक आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसे हम कितने 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने में? 3 भागों में। ठीक है, पहला, क्योंकि ये 3 भागों में इस वजह से पढ़ेंगे। पहले तो अलग अलग टॉपिक हैं, मतलब पहले मध्य जो आपके जो प्राचीन भारत है उसे हम लमसम 15 क्लासों में, लमसम इसे 15 से 20 क्लासों में से कंप्लीट कर लेंगे। जो आपका प्राचीन भारत है इतने में ही या इससे कम आपका मध्यकालीन भारत होगा। और आधुनिक जो इतिहास है, ठीक है, ये आपका 15 से 20 क्लासों में ही हो जाएगा आपका। तो ये कुल मिला के ऐसे 45 से 50 क्लास तक होंगी ये, और 45 और 50 क्लासों में हम पूरी हिस्ट्री को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपको पता ही है कि हर एग्जाम में हिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है भाई। बिना हिस्ट्री और इतिहास के तो कोई पेपर बन ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसे बड़े अच्छे से शुरू करेंगे और इसे अच्छे तक रेगुलर ले जाएंगे। रेगुलर पढ़ेंगे, पर डे की क्लास आई आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से जुड़े और इसे रेगुलर देखें। एक दो क्लास से कभी किसी टीचर को जज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे अपने नोट्स भी साथ बनाते रहें, क्योंकि जो अपने हाथ से लिखे नोट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाता है जब हम रिवीजन करते हैं। या अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लिख रहे हो, लेकिन क्या होता है जब नोट्स बन जाते हैं, जैसे एग्जाम टाइम आता है, तो रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाता है, तो दिक्कत होती नहीं है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज अपनी इतिहास की और क्लास, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, 1 से 3 क्वेश्चन आराम से बनता है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहीं ना कहीं हर एग्जाम में, ऐसा नहीं एक एग्जाम नहीं, हर एक एग्जाम जो भी एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन है, 1 से 3 क्वेश्चन आपके सिंधु घाटी सभ्यता से बन ही जाते हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखो जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजकर्ता थे, ठीक है, उनके बारे में पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसने खोज की या किसने इसमें अपने अपने एफर्ट डाले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। ठीक है, उसे देखते हैं। देखो यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला, मतलब इसके बारे में जाना। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कोई स्थल है। ठीक है, तो इसके बारे में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा या देखा या प्रकाश डाला। ठीक है, तो 1853 में क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। ठीक है, 1856 में हड़प्पा का सर्वे किया, मतलब इसने तो प्रकाश डाला कि भाई देखा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें कुछ पुराने शहर दफनाए हुए हैं, लेकिन बस एक प्रकाश डाला, उसकी खोज या खुदाई वगैरह उसने कुछ नहीं की। लेकिन जो 1853 में कलिंगम ने मतलब उस पर सर्वे किया कि यहाँ पे सच में कुछ है या नहीं है। तो इसी में क्या होता है, 1856 में क्या होता है, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है, 2 भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लाहौर में से कराची के मध्य एक रेल लाइन बिछा रहे थे। तो उन्होंने वहां पे जो रेल लाइन बिछा रहे थे, वहां पे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी उनका प्रयोग कर लिया। वो अनजान है, ईंटें बस कर लो। लेकिन जब इनकी सर्वे हुआ आगे, तो उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंट थी, ये एक पुरानी सभ्यता की ईंट थी जहाँ पे ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, तो देखो 1856 में क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। पहले 53 में किया, लेकिन 56 में क्या हुआ, 56 में जो ईंटें निकली तो उन्हें देख के मैंने दोबारा सर्वे किया। ठीक है, और 1861 में क्या हो गया, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना होगी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहलाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि इस टाइम पे क्या होता था, देखो इसी टाइम पे इन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया। दूसरी बार इसने सर्वे किया कि भाई ये ईंटें निकली, यानी कोई ना कोई चीज में दफन है, इसकी खुदाई जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। और स्थापना करने के बाद उन्होंने उसकी जो मतलब प्रमुख थे वो कनिंघम ही बने थे पहली बार। ठीक है, एएसआई के। तो इसी वजह से क्या होता है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट टाइम, अब यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। फिर क्या होता है, सर जॉन मार्शल उस टाइम के पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है, ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। भाई तुम हड़प्पा का जो
उत्खनन कीजिए, क्योंकि वहां पे ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कुछ न कुछ दफन है, अब इसकी खुदाई शुरू कर दो। तो 1921 में खुदाई शुरू होगी। 1922 में मोहनजोदड़ो की, उसके जो जॉन मार्शल ने जो नियुक्त किया वो थे आपके राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी थे जिनको नियुक्त किया किसकी खुदाई के लिए, मोहनजोदड़ो की। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सन जॉन सन 1924 में क्या होता है, सन सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की, क्योंकि यहाँ पे खुदाई हुई और खुदाई के बाद क्या होता है, खुदाई के बाद वहां पे अवशेष मिलते हैं। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी तो स्पेसिफिक जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के पास था। ठीक है, और हड़प्पा हड़प्पा जो स्थल था उसके जो नाम है उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो आएगा इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। क्यों कहा, क्यों कुछ स्थल यहाँ पे भी ऐसे सेम मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में, और सेम आपके सॉरी जो सिंधु घाटी सभ्यता में या मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अवशेष मिले वही आपके कहाँ पे मिले, हड़प्पा सभ्यता में। तो इस वजह से पिगट ने क्या बोला कि दोनों जुड़वा में जुड़े हुए मतलब शहर है या जुड़ी हुई सभ्यताएं। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो इसका क्या करेंगे हम, एक सेकंड लोगों, एक सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसकी स्थिति और विस्तार देखेंगे, इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक फैला है। कौन, जो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि एक छोटी सभ्यता नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, बहुत बड़े क्षेत्र में इसका क्या था, विस्तार था। ठीक है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, यानी कि इसका विस्तार विश्व में सबसे बड़ा है। इतनी बड़ी सभ्यता आज तक नहीं देखी गई थी जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में इसकी जो जो फैलाव है, इन 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो इसकी आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप। ठीक है, कैसी है, ट्रायंगल शेप। और जो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन मतलब यहाँ पे कांसे का प्रयोग होता था या कांसे का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर में कहाँ का विस्तार है, दक्षिण में कहाँ विस्तार है, और पूर्व में कहाँ था विस्तार है, पश्चिम में कहाँ था विस्तार है, वो देखते हैं। देखो उत्तर में इसका विस्तार मांडा कश्मीर तक है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, उत्तर में। दक्षिण में जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका विस्तार है आपका दयामाबाद यानी कि महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो नदी है, कौन सी नदी तक है, आपका प्रवरा नदी है। कितना, कौन सी नदी, प्रवरा नदी। इधर आपका पश्चिम में हो जाता है आपका दास्क नदी पे, दास्क नदी पे। ठीक है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और जो स्थल है वो कौन सा है, जो राष्ट्र स्थल है पश्चिम का, वह सुत्तागी डोर। ठीक है, कौन सा, सुत्तागी डोर। इधर पूर्व में जो आपका पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी के तट पर, यहां तक इसका विस्तार है। तो यानी इस हिसाब से देखा गया तो बहुत बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, पाकिस्तान तक फैली हुई है। ठीक है, इधर आपके आपके कश्मीर तक फैली, इधर आपके महाराष्ट्र तक फैली है। ठीक है, इधर आपके उत्तर प्रदेश यानी बहुत बड़ी सभ्यता थी। इधर आपके कुछ स्थल आपके अफगानिस्तान में इसके मिले थे। तो ठीक है, आई समझ में कि जो इसकी सभ्यता है वो आपकी मतलब बड़े मतलब विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका काल निर्धारण करते हैं। ठीक है, काल निर्धारण। ठीक है, तो आपने दोस्तों देखा, अब देखो ये मैप लेके आया हूं मैं साथ में। ठीक है, ये मैप के थ्रू हम समझेंगे। देखो इसे कि देखो कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार। देखो ये रहा, ये पाकिस्तान यहाँ तक। एक सेकंड को आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो कैसे कैसे, देखो पहला देखो आपने देखा होगा यहाँ पे आपका, देखो सुटकोटदा। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, ये आपका पश्चिम, देखो आपने देखा होगा ये पाकिस्तान पहुंच गया। इधर आपका देखो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे। ठीक है, आलमगीरपुर। इधर आपका देखो आपने मैंने बताया था नीचे दक्षिण में। ठीक है, आपका ये देखो यहाँ पे ये स्थल है। ठीक है, और ये रहा है आपका यहाँ पे, ये रहा आपका चिनाब नदी माना। ठीक है, माना। ठीक है, यहाँ पे ये आपका विस्तार है, आपको आपने देखा होगा कैसे इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखो इसकी जो स्थिति त्रिभुजाकार कैसे, देखो ये यहाँ से लेके तो अफगानिस्तान में कुछ हो जाता है, इस तरह से इसकी स्थिति है। ठीक है, आई समझ में। तो ऐसे इसकी जो स्थिति है वो त्रिभुजाकार है। तो मैंने मैप के थ्रू इस वजह से समझाया, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। धोलावीरा ये रहा आपका। ठीक है, आगे आगे जो भी स्थल पढ़ेंगे धीरे धीरे वो उन स्थलों को इस मैप के थ्रू हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, अब स्थिति देख लिया हमने, विस्तार देख लिया इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसके आपके जो तो और हम दोस्तों अब देखेंगे उसका काल समय, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय निर्धारण देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने इसको इसके आपको विस्तार देख लिया था, मैंने मैप के माध्यम से भी आपको इसका विस्तार समझाया था।
अब देखेंगे इसका काल समय, ठीक है। अब क्या होता है, जो समय काल निर्धारण होता है किसी भी पुरानी वस्तु, वो सी कार्बन यानी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार होता है, ठीक है। मतलब कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है कोई पुरानी चीज का, तो ठीक है। इसका जो समय निर्धारण किया गया था वो कार्बन 14 पद्धति के से किया गया था, ठीक है। अब इसके टाइम देखो, अब अलग अलग किताब में क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। किसी में कुछ बताते हैं, किसी में कुछ बताते हैं। देखो जो पुरानी एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी, उसमें आपको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व यानी बीसी तक बताते हैं। 2600 बीसी से 1900 बीसी तक बताते हैं, ठीक है। और जो पुरानी एनसीईआरटी है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक बताते हैं। और जो आपके सारगोन अभिलेख हैं, उनके अनुसार जो सिंधुवाड़ी सभ्यता का टाइम पीरियड बताया गया वो कितना बताया गया, 3250 बीसी से 1750 बीसी तक, ठीक है। अब एक एक से देखें क्या हम हड़प्पा के स्थल और उनमें पाए जाने वाले हड़प्पा के स्थल और उनकी स्थिति और उनके साथ साथ वहां पर जो जो चीजें पाई गई हैं उनको देखेंगे, ठीक है। पहला स्थल आपका आपका हड़प्पा, ठीक है। पहला स्थल है हड़प्पा। अब जो इसका स्थल है हड़प्पा, वो कौन से कहाँ पे, मोंटगोमरी जिले पाकिस्तान में, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। अब देखो इसका हम वो देख लेते हैं एक बार, तुम्हारा स्थिति कहाँ पे मैप में, क्यों मैप में देखना जरूरी होता है, जिससे आपको माइंड में एक फिल्म बन जाती है। और फिल्म बनने के बाद ना आपको अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, और दूसरी बात है आपको समझ बड़ा जल्दी आ जाता है कि वहां पे, ठीक है। तो हमने पहला स्थल पढ़ा कौन सा, हड़प्पा। अब ये हड़प्पे की पहली तो स्थिति देखते हैं किसमें मैप में, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ हड़प्पा की देखो स्थिति। देखो कहाँ पे आपका हड़प्पा, अपना जो आपका हड़प्पा है यहाँ पे, देखो कहाँ पे हड़प्पा, हड़प्पा ये रहा हड़प्पा, यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान है, यहाँ पे हड़प्पा आप मैप में देखो, यानी कि भारत पाकिस्तान की लगभग थोड़ी सी सीमा पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका हड़प्पा। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी विशेषता देख लेंगे, ठीक है। आपके एक सेकंड, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। देखो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला मैंने बताया, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान है, मिला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब भारत और पाकिस्तान थोड़े से नजदीक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान जो इसका जो जिला है वो कौन सा है, ये साहिवाल जिले में वर्तमान में स्थित है। कौन से जिले में, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन से पे, रावी नदी के तट पर स्थित है। जब हम ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे ना, हमारे कोई टीचर या फैकल्टी आपको ज्योग्राफी बताएगी, उसमें आप वो कंफर्म आपको स्थल जरूर बताएंगे, हम बताएंगे या वो बताएंगे। एक मैप, एक दो मैप की क्लास हम लेते रहा करेंगे बीच में, उसमें आपको बताते रहा करेंगे कैसे कौन सी जगह यहाँ पे, एक मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो इसके उत्खनन करता थे कौन थे, हड़प्पा के दयाराम साहनी का 1921 में, ठीक है, 1921 में खोज की थी। इसमें जो पाए जाने वाले चीजें या वस्तु क्या कहते थे दोस्तों, सबसे पहले थे R37 क्या, R37 कब्रिस्तान मिला गया यहाँ पे, ठीक है। एक विदेशी कब्र मिली हड़प्पा में। नेक्स्ट आइए, इक्का गाड़ी की प्राप्ति हुई यहाँ पे, इक्का गाड़ी की प्राप्ति हुई। संगार पेटिया यहीं से प्राप्त हुई थी, संगार पेटिया एक क्वेश्चन होता है, संगार पेटिया कौन से स्थल से खोजी गई, ठीक है, तो हड़प्पा से खोजी गई है। एक स्वास्थ्य चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य चिन्ह भी आपका हड़प्पा सभ्यता। स्वास्थ्य चिन्ह आपने देखा होगा भाई, जब हमारे घर में गाड़ी वगैरह आती है तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे पहले इस चिन्ह को बनाते हैं, आपने देखा होगा। ये गाड़ी वगैरह या कोई शुभ काम होता है उसमें स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक पवित्र माना गया स्वास्थ्य चिन्ह, ठीक है। तो इसकी प्राप्ति भी कहां से हुई, आपके हड़प्पा से। नेक्स्ट क्या क्या बोल रहे हैं, नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले, जो दो लाइनों में, मतलब ऐसे लाइन इनमें मिले, ऐसे ये अन्नागार मिल गए, ऐसे दो लाइनों में मिले, कहां पे 12 अन्नागार मिले, कहां पे हड़प्पा में। फिर नेक्स्ट आता है कि पास में ही अनाज साफ करने का चबूतरा मिला। भाई मिलेगा जहां अन्नागार है, जहां अनाज है, जो अनाज है उसको भराया जाता है, तो वहीं पे भाई साफ करने वाली चीज भी, मतलब एक जगह होगी यहाँ पे साफ करके भराया जाता होगा। तो पहले इतनी मशीनें थी नहीं, जैसे आज है थ्रेसर लगाया, थ्रेसर में गेहूं डाला और निकल गया, तो वो चीज उस टाइम पे नहीं थी। तो पहले उन्हें कूटा जाता था, निकाला जाता था, साफ किया जाता था, उसके लिए भी एक चबूतरे का पाया गया वहां पर, ठीक है। पास में श्रमिक आवास मिलते थे। भाई श्रमिक आवास तो मिलेंगे, क्योंकि जहां पर खेती होती है, जहां काम होता है वहां श्रमिक आवास मिलेंगे। एक लिंक जोड़ा करो एक दूसरे से, ठीक है, जिससे क्या होगा, लिंक एक दूसरे से जोड़ा करो। जैसे हमने देखा कि 12 अन्नागार मिलेंगे तो वहां सफाई करने वाली जगह भी होगी, सफाई करने वाले लोग भी होंगे, और सफाई करने वाले लोग होते हैं, जैसे खेतों में आपने देखा मजदूरी होते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर होते थे, तो ऑटोमेटिक बात है वहां पे मजदूर भी रहते होंगे, ठीक है। ऐसे लिंक जोड़ा करो। नेक्स्ट देखते हैं जो स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में देते हैं, ये इसकी स्थिति कहां पे, लड़काना सिंध पाकिस्तान, लड़काना सिंध और पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध नदी के तट पे। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, देखते इसकी स्थिति, ठीक है, इसकी स्थिति देख लेते हैं आपने, तो स्थिति कहां है,
आपकी मोहनजोदड़ो, ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए स्थिति कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान सिंध में, ठीक है, पाकिस्तान सिंध में। तो आगे देखते हैं इसको, हमने देखो इससे फायदा होते हैं कि हमें एक इमेज बन जाती है कौन सी जगह पे, हमें पता ही नहीं है, टीचर पढ़ाते रहते हैं राजस्थान मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा, वो उन्हें ये नहीं पता कहाँ पे बस पढ़ रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा मोहन हड़प्पा, हड़प्पा के नीचे ही मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो आज तो पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन उस टाइम पे खुदाई हुई थी, उस टाइम पे सब एक ही था, भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। देखो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं इसकी जो खुदाई की थी, उत्खनन किया, खुदाई की, वो किसने, राखालदास बनर्जी ने, कब 1922 में की थी, 1922 में की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, क्या, मृतकों का टीला, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या मिले, इसमें विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार जिसमें नहाने का काम होता था, ठीक है, जिसमें नहाते थे लोग या औरतें नहाते थे, जो वहां के लोग थे वहां वो नहाते थे। अब इसका आकार जो था वो देखो क्या था, 19 फीट तो लंबा था, ठीक है, 23 फीट चौड़ा था, और आपका तो 39 फीट तो लंबा था, 23 फीट चौड़ा था, और 8 फीट गहरा था, 8 फीट गहरा था ये। तो यानी कि बहुत बड़ा था, यानी विशालता बड़ा था भाई, इतना बड़ा हमारे घर में रूम भी नहीं होते, यानी कि एक तरह से उस टाइम पे आपको देखो स्विमिंग पूल वाली स्थिति जिससे बोल सकते हैं लोग, वहां पे भी उस टाइम पे एक स्विमिंग पूल का यूज करते थे, ठीक है। आज हम उसे स्विमिंग पूल देते हैं, और पहले इसे स्नानागार बोलते थे, ठीक है। बात वही है, उस टाइम पे भी लोग कम शौकीन नहीं थे जिस हिसाब से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इसकी देखो एक फोटो वगैरह हुई, तो मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड देखो, देखो इसकी फोटो मिलती है, देखो ये इस तरह का, देखो इसकी जो लंबाई है, देखो ये लंबाई, जो ये लंबाई है कितनी है, ये 39 है, कितनी, 39, एक सेकंड कलर चेंज कर, कितनी है इसकी जो जो ये लंबाई है, ये कितनी है, 39, ठीक है, 39, 39। और इसकी जो चौड़ाई है, देखो ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये कितनी है, ये आपकी 23 फीट। और जो इसकी गहराई है, जो ये गहराई दिख रही है आपको यहाँ पे, ये 8 फीट, ठीक है। आपको समझ में ऐसा था कुछ जो इसमें लगा था। अब देखो आपने देखा होगा इसमें एक तरह स्विमिंग पूल है, देखो इसमें सीढ़ी बनी है, जैसे आज सीढ़ी बनी होती है, ठीक है, 2 चैम्बर बने हैं कि भाई कुछ कम हाइट वाले यहाँ पे ना लो, है उससे ज्यादा हाइट वाले यहाँ पे ना लो, ठीक है। तो आपको देखा एक तरह स्विमिंग पूल की प्राप्ति वहां पे होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो मजे से पढ़ो भाई, मेरा फंडा ये है तो मजे से पढ़ना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं पढ़ना चाहिए, चीजों को समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, दक्षिण में, अब देखो बनी हुई है, नहीं एक सेकंड देखते हैं। देखो आपने देखा हो ये दक्षिण के अंदर, ये देखो ये सीढ़ियां बनी, देखो ये बनी सीढ़ियां, इधर इधर भी बनी है, उत्तर दक्षिण दोनों साइड में सीढ़ियां बनी होती है, यानी कि स्थिति कैसी थी इसकी। अब अपने माइंड में इमेज करो कि स्थिति कैसी होगी दक्षिण और आपके उत्तर दक्षिण में दोनों तरफ सीढ़ियां, इधर भी सीढ़ियां उधर भी सीढ़ियां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, धीरे धीरे समझेंगे हैं। इसमें बिटुमिनस का लेप किया जाता था, जो दीवार होती थी उसमें बिटुमिनस कोयला होता है ना, उसको घिस के, ठीक है, कोयला, आपने बिटुमिनस कोयला सुना, उसको घिस के उनकी जो दीवार थी उन पर लेप किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इसके उत्तर दक्षिण में वस्त्र बदलने का कक्ष था, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 तरफ बरामदे थे, ठीक है, तीनों तरफ बरामदे थे। अब बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे, ओके। जलापूर्ति हेतु कुएं भी बना हुआ था, यानी पानी पीने के लिए कुआ भी वहां था, क्योंकि उस टाइम पे नल थे नहीं, तो कोई और साधन, या तो नदियां होती थी या कुएं होते थे, तो ठीक है। आगे देखते हैं। सीढ़ियों के 4 साक्ष्य मिलते हैं, आपने देखा सीढ़ी में दिखाई थी, ठीक है। प्रथम तल पर प्रथम तल जो था संभव था, उसमें पुरोहित रहते थे, पुरोहित रहते थे, ठीक है। अब संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा होगा, चलो ठीक है। सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय का आश्चर्यजनक इमारत कहलाई, क्योंकि भाई जो चीजें आज हम यूज कर रहे हैं वो आज से 2500 साल या 2300 साल ये, और कम से 6000 साल पुरानी बात है, 6 या 6 नहीं, 4000 5000 साल पुरानी बात समझ लो, 5000 साल पुरानी चीजें हमें देखने को मिली, बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार मतलब जहाँ पर अन्न भरा जाता है, क्यों 12 अन्नगारों की प्राप्ति हुई थी आपके हड़प्पा में, ठीक है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं आपके मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हाथी का कपाल खंड यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि हड्डियां, ठीक है, वो यहाँ पे मिलती है। नर्तकी की मूर्ति जो धातु से बनी हुई है, यह इसकी प्राप्ति होती है ये नग्न अवस्था में, इसके हाथ में चूड़ियां, इसके जो एक हाथ में क्या है चूड़ियां पहनी हुई है,
तो देखो इसकी शायद मेरे पे इमेज होगी, उसे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये है कुछ इस तरह की जो मूर्ति है वो इस तरह की मिली है। ठीक है, नग्न अवस्था में स्त्री है। देखो इसके एक हाथ में चूड़ी है, देखो ये आपने देखो इस तरह। ठीक है, एक तरह से तो देखो ये चूड़ियां आपको दिख रही है, इस हाथ में चूड़ी है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति ये जो है आपकी धातु की बनी हुई है नग्न अवस्था में। ठीक है, आपने ये देखा तो इतना आपने समझा, क्योंकि देखो समझने के लिए ये चीज जरूरी होता है। मैप को देखे कि नर्तकी की मूर्ति कैसी, कुछ लोग नए बेचारे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है ढंग से, तो उनको पता ही नहीं है कैसी मूर्ति थी, बस पढ़ा है। तो इस वजह से आप एक बार देख लीजिए, इस तरह की कुछ मूर्ति थी जो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है इसमें। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में ये भी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये ज्यादा पूछते नहीं है पर लेकिन मैं लिख दिया है, जैसे कोई बड़ा एग्जाम होता है उसमें आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसा। इसमें 100 लोड़े रखी, इस जो ये पुरोहित है इसने 100 लोड़े रखी था जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया जा रहा है। इस तरह की क्या मिली, एक पुरोहित की मूर्ति, शायद वो एक सेकंड में देखता हूँ होगी तो एक सेकंड। देखो ये कुछ इस तरह की, देखो ये देखो ये पुरोहित की मूर्ति। ठीक है, ये पुरोहित की मूर्ति, देखो इसमें 100 लोड हुआ है, आपने दिख रहा होगा ये 100 लोड रही है। ठीक है, और इसमें कारीगरी की गई है क्योंकि ध्यान की अवस्था में। ठीक है, इस तरह के जो पुरोहित है उसकी प्राप्ति, जो पुरोहित की मूर्ति है उसकी प्राप्ति। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक सेकंड। अपना ध्यान ना उस चीज पे लगाया करो कि जिस चीज में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं, तो ये इससे ये भी पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता, इनमें व्यापारी संबंधी प्राप्त होती है। क्योंकि वहां की मोहरें यहाँ में नहीं, इसका मतलब ये कि वहां का व्यापार यहाँ पे, यहाँ से व्यापार वहां पे किया जाता है, तभी तो वहां की मोहरें यहाँ आई। तो इसका मतलब समझ में आया, तो वहां यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक है लोथल, एक है लोथल। ठीक है, लोथल। अब लोथल, ठीक है लोथल, अब इसकी स्थिति कहाँ पे, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के, भोगवा नदी के किनारे, कहाँ पे, गुजरात में। इसके जो उत्खनन करता थे वो थे SR राव या रंगनाथ राव। अच्छा, यह एक व्यापारिक नगर था, आपको समझ में आया, यह एक व्यापारिक नगर था लोथल, जहां पे व्यापार किया जाता था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, यानी कि गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, मतलब जो बंदरगाह आपका बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह की प्राप्त, डॉकयार्ड बंदरगाह। ठीक है, यहाँ यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है, डॉकयार्ड है। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने भी काम मिलते हैं लोथल में। चावल के 7 लोथल मिलते हैं। फारस की मोहरें जो गोलाकार बनावट नुमाएं, यानी कि आपको फारस, यानी फारस से भी हमारे संबंध उस टाइम पे अच्छे थे। ठीक है, आगे दे घोड़े की मूर्तियां मिली, किसकी, घोड़े की मूर्तियां प्राप्त हुई। चक्की के 2 पार्ट, ऐसी चक्की नहीं जो आज डेट में देख रहे हो, जो गांव में आपने देखी जो महिलाएं चलाती हैं, उस तरह के जो पार्ट होते हैं ना, वो उनकी प्राप्ति हुई। मैं ये सोच रहा जो आज चक्की चलने, भाई इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी नहीं, पर लेकिन चक्की थी, यानी पिसा हुआ आटा बनाते थे। इस हिसाब से घरों के दरवाजे मुख्य द्वार के में खुलते थे, मुख्य द्वार में खुलते। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या होता था, देखो उसमें ये आपका मेन रोड होती थी, अब इसमें गलियां होती थी, ऐसी गलियां, ठीक, ऐसी गलियां, ऐसी गलियां, ऐसी गलियां। तो घर बनाए जाते थे, इस तरह से बनाई जाती थी उनमें, इस तरह से है। और जो उनके द्वार होते इन गलियों में खुलते थे, इन गलियों में ऐसे। ठीक है, ऐसे जो ये घर है ना, इनके जो द्वार होते मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के गलियों में खुलते थे। ठीक है, और जो एक लोथल था उसमें क्या था, जो घर बनाए जाते उस तरह से बनाए जाते, आपको बताना इस तरह से। जो मेन रोड है ना, मेन रोड पे क्या होते हैं, इनके जो गेट होते थे वो मेन रोड पे होते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे भी, एक लोथल के अलावा कहीं पे भी जो दरवाजे वो मेन रोड की तरफ नहीं थे, वो मैं गलियों में खुलते थे। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी जो स्थिति, जो इसकी जो आर्किटेक्ट है उसे आगे देखेंगे, वैसे मैं बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा। नेक्स्ट, इसकी जो स्थिति कहाँ पे है आपकी, सॉरी, जो आपकी स्थिति है धौलावीरा की, वो धौलावीरा की स्थिति कहाँ पे आपकी, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, उत्खनन करता था रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। यह शहर 3 भागों में विभाजित था, पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग, 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ से
16 कृत्रिम, कितने 16 कृत्रिम जलाशय यानी बने हुए जलाशय, यानी हम आज डेट में बोलते हैं तालाब, ठीक है, जलाशय तालाब, तालाब मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, अब ये स्टेडियम के साथ मिलते हैं, यहाँ पे सूचना तक जो पॉलिश युक्त था वो ही, मतलब आजकल तुम देखा सूचना पत्र जो होता है, आपने देखा होगा जो स्कूलों में आपने देखा होगा जो बोर्ड लगे होते हैं ना जिसमें सूचनाएं चिपकाई जाती हैं, गाड़ी छुट्टी वगैरह इस टाइप का वहां पे सूचना पत्र। लेकिन उस टाइम पे कैसे था, लेप किया जाता था, जैसे हमने देखा होगा पहले जो ब्लैक बोर्ड चलते थे इस टाइप का, दीवार पे ब्लैक बोर्ड बनवा दिया, उस पर क्या करते हम काला कुछ लगाते थे, उस पर सफेद चौक से लिखते थे, उसी टाइप की जो सूचना पत्र मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तो भाई आज हम क्योंकि क्लास हो जाएगी ज्यादा लंबी, तो वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से हम चूंडरों से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया 2 दिन की क्लास रहेगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, 2 दिन बाद कल से कंप्लीट कर लेंगे, परसों इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। देखो प्रैक्टिस भाई जरूरी है, मैं इतना जानता हूँ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। अगर किसी को बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बोरिंग करा रहे हैं या जो भी है, भाई वो बिल्कुल नहीं पढ़े, कोई जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है। तो पढ़ने वाला हुआ प्रैक्टिस साथ में करेगा, उसको अच्छा भी लगेगा, मेरे क्वेश्चन भी बन रहे हैं और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ साथ साथ, उससे उसको दिक्कत भी नहीं आएगी आगे के एग्जामों में, क्योंकि साथ ही साथ आपके थ्योरी हो रही है, साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है, इससे अच्छा कहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इसका साथ में प्रैक्टिस भी करें, कल इसकी क्लास है, कल हम इसे जहाँ तक कंप्लीट ही कर देंगे और परसों आपकी प्रैक्टिस, उसके बाद आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे भाई, एक साथ कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा कि एक साथ में पढ़ा दूं भाई, मेरे को हर बच्चा देखना है, कोई नया भी बच्चा होगा, कोई पुराना भी बच्चा होगा, उस हिसाब से मैं धीरे धीरे चलना है और सबको खुशक करके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर कोई जो आपकी वीडियो है इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है, लगती है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट में लिख के बताएं कि सर इस चीज को हमारे समझ नहीं आया, या इस चीज को हमें दोबारा समझाइए, या इस चीज की आप दोबारा क्लास लीजिए, उस चीज को मैं और अच्छे से पढ़ के और अच्छे से आपको पढ़ा के आपके माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर इसे आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके।